हमारा टॉपिक है डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। पीजीबीपी का क्लास नंबर 6 का बात कर रहे हैं। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कि हमको इनकम टैक्स में अलाउ नहीं किया जाएगा माइनस करना टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब हम लोगों को ऐड बैक करना पड़ेगा अगर हम लोग अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट को पकड़ के चल रहे हैं। तो अगर कोई भी इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस या फिर कोई टेक्निकल सर्विस के लिए पेमेंट अगर नॉन रेसिडेंट को किया जा रहा है आउटसाइड इंडिया, कोई भी अगर नॉन रेसिडेंट को या कोई फॉरेन कंपनी को हम लोग कोई भी पेमेंट कर रहे हैं विदाउट टीडीएस काटे, क्या चीज़ का पेमेंट, इंटरेस्ट का, रॉयल्टी का, फीस का, तो फिर अगर बिना टीडीएस काटे करें तो वो अलाउड नहीं होगा एज ए एक्सपेंडिचर। पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब अगर 1 लाख काटा और उस पर टीडीएस काटना था 10,000 तो 90,000 हमको उस पार्टी को देना था और 10,000 गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना था। बट अगर हमने टीडीएस नहीं काटा तो पूरा का पूरा 1 लाख जो मैंने एक्सपेंडिचर दिखा सकते थे इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस के नाम पे, वो अलाउड नहीं होगा। और अगर हमने काटा है लेकिन ड्यू डेट पे जमा नहीं किया, पे विद इन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो भी हमको अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर काटा और बाद में पेमेंट कर दिया, ड्यू डेट के बाद जमा कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर वो अलाउड हो जाएगा। When the respect of any such tax has been deducted and subsequent year has been deducted during the previous year but paid after the due date of submission of return, such shall be allowed as a reduction in computing income of the previous in which such tax has been paid. जब हमने पेड कर दिया उस ईयर में हम उसका रिडक्शन ले सकते हैं। और अगर काटा ही नहीं, फेल टू डिडक्ट, shall be deemed to be SSC has been deducted and paid on, अगर बाद में काटा है ड्यू डेट के बाद या नेक्स्ट ईयर काटा तो नेक्स्ट ईयर फिर उसको क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे फीस, रॉयल्टी, इंटरेस्ट सबके बारे में बोला। फिर बोला एनी सम पेएबल टू अ रेसिडेंट ऑन विच टीडीएस इज एप्लीकेबल। सेम बात वही बोला, अगर कोई इंडियन रेसिडेंट को भी हम पे कर रहे हैं उस पर टीडीएस काट के पे करना था तो सेम बात है, हैज नॉट बीन डिडक्टेड और आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो ये भी 30% ऑफ सम पेएबल टू रेसिडेंट ऑन टैक्स रिलेटेड सोर्स अंडर चैप्टर 6 से यहाँ पे क्या बोल रहा है, 30% मेरा ऐड बैक करना पड़ेगा, 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, बाकी एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। तो नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हैं तो पूरा ही डिसअलाउ, लेकिन रेसिडेंट को बिना टीडीएस काटे पे कर दिए तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा, बाकी अलाउड रहेगा। सेम बात यहाँ पे बोला अगर सब्सिक्वेंट ईयर में हमने जमा किया है तो वो 30% नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर लेना, क्योंकि इस ईयर तुमने 70% तो क्लेम कर ही लिए। इसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। नेक्स्ट बोला कंसिडरेशन ऑन विच इक्वलाइजेशन लेवी इज एप्लीकेबल। कुछ केसेस में इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होता है। बोला एनी कंसिडरेशन पेड और पेएबल टू अ नॉन रेसिडेंट फॉर स्पेसिफाइड सर्विस ऑन विच इक्वलाइजेशन लेवी इज डिडक्टेबल एंड सच लेवी हैज नॉट बीन डिडक्टेड। कुछ नॉन रेसिडेंट के पेमेंट में एक और चार्ज करता है जिसका नाम है इक्वलाइजेशन लेवी। अगर आपने वो नहीं काटा है या काटा और टाइमली जमा नहीं किया तो सेम रूल जो ऊपर आपने नॉन रेसिडेंट को टीडीएस को पढ़ा था कि पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। और सर अगले डिडक्शन रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद काट लिया तो और नेक्स्ट ईयर जमा किया तो सेम है, उस ईयर क्लेम कर लेना। अगर इनकम टैक्स आपने कुछ भी पे किया है वो आपको एज ए डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। वेल्थ टैक्स कुछ भी पे किया वो एज ए डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। तो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स ये सब खुद ही डायरेक्ट टैक्स है। तो इनकम टैक्स तो वैसे भी हम कैलकुलेट करने के लिए पूरा काम कर रहे हैं। तो अगर हमने कोई इनकम टैक्स पे किया एडवांस टैक्स वगैरह और उसको हम एज एन डिडक्शन दिखा रहे हैं अपने पीएल में, वो अलाउड नहीं होगा। सेम बात वेल्थ टैक्स के लिए। नेक्स्ट बोला रॉयल्टी, लाइसेंस फीस कुछ भी पेएबल बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। अगर ऐसा कोई पेमेंट कर रहा है कौन, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, तो एनी अमाउंट पेड वेयर रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस, प्रिविलेज फीस या एनी सर्विस चार्ज और एनी अदर फीस चार्ज बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, इट इज लेविड एक्सक्लूसिवली ऑन बाई ए स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या बाई ए स्टेट गवर्नमेंट, या तो बाई स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या बाई ए स्टेट गवर्नमेंट, उसका भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में क्या आया, अंडरटेकिंग में आपको बता रहा कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी कंपनी जिसको 50% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, या जिसमें 50% से ज़्यादा
in which more than 50% of paid up capital is held by entity referred to in above clause। कोई कॉर्पोरेशन अगर होल्ड कर रहा है 50% से ज़्यादा किसी कंपनी में शेयर, तो ये सब अंडरटेकिंग कहलाएगा। तो इनका अगर ये लोग अगर कोई फीस वैल्यू पे कर रहे हैं तो इनको अलाउड नहीं होगा एज एन एक्सपेंडिचर। एनी पेमेंट विच इज चार्जेबल अंडर दैट सैलरीज, अगर वो सैलरी हेड में चार्जेबल है, फिर चाहे वो आउटसाइड इंडिया पेमेंट करना है या फिर टू अ नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करना है इन इंडिया, और इफ द टैक्स हैज नॉट बीन पेड इन इंडिया तो वो एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। सेम बात, सेम पॉइंट, अगर आप एक नॉन रेसिडेंट को सैलरी पे कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, एक इंडियन को आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हो या फिर किसी नॉन रेसिडेंट को पे करो, TDS काट के पे करो। अगर आपने TDS नहीं काटा तो वो सैलरी आपको अलाउड नहीं है। सेम बात बोला, एनी पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई ऑफ द SSC इन रेस्पेक्ट ऑफ whom the SSC has not been made effectively arrangement to secure the tax shall be deducted source from any payment। अगर आपने कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसा डाला तो एम्प्लॉय के लिए तो इनकम हो गया, तो उस पर TDS काटना चाहिए। आपने अगर सैलरी रेट में उस पर भी टैक्स नहीं काटा है तो वो भी आपको एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। एनी टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट, आप किसी को गाड़ी दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को, घर दे रहे हो रहने के लिए, तो उस पर भी आपको TDS काटना है उसके वैल्यू के ऊपर, आपने नहीं काटा तो वो अलाउड नहीं होगा। अगर आप किसी रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट कर रहे हो, नेक्स्ट सेक्शन है 48 काम का सेक्शन है, किसी भी रिलेटिव को अगर मैं एक्सेस पेमेंट कर रहा हूँ तो जितना मैंने एक्सेस पेड किया है वो मेरे को अलाउड नहीं होगा, वो मेरे को डिसअलाउड हो जाएगा। मान लो मैंने अपने नॉर्मल एक मैनेजर को 40,000 सैलरी देता हूँ, बट मैंने अपने वाइफ या किसी रिलेटेड पर्सन को 60,000 सैलरी दिया, तो 20,000 एक्सेस पेमेंट है वो डिसअलाउड हो जाएगा। अब यहाँ रिलेटेड पर्सन का मतलब बताया, तो कोई भी आपका रिलेटिव हो या कोई ऐसा पर्सन जो जिसका आपने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। रिलेटिव का मतलब तो बता दिया, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर और एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब ऐसा कोई भी इंसान, इन केस में द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय कंपनी, तो वो इंसान आपकी कंपनी में 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता हो, और अगर आप कंपनी नहीं हो, नॉर्मल कोई हो, तो वो आप में बेनिफिशियरी है 20% से ज़्यादा प्रॉफिट का, तो वो क्या कहलाएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड पर्सन। तो वो सबके अगर उनको आप एक्सेस पेमेंट कर रहे हो वो टैक्सेबल हो जाएगा जितना एक्सेस आपने पे किया। यहाँ पे सब केस में, कंपनी के केस में रिलेटिव कौन है, डायरेक्टर है, फर्म के केस में पार्टनर, और वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला पॉइंट तो सब में कॉमन है। AOP के केस में मेंबर, HUF के केस में मेंबर, तो ये सब केस में जो रिलेटिव है वो तो नॉर्मल पॉइंट पे आई हम समझ सकते हैं, और इनके अलावा जिनका भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो भी आ गया। ये लिस्ट उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट यूँ समझ लो जो भी हमने एक्सेस पे किया है वो डिसअलाउड हो गया। नेक्स्ट सेक्शन है कंसिक्वेंसेज ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सीडिंग 10,000 अदर देन बाय अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट। सीधा बात है, कैश या बियरर चेक में आप 10,000 से ज्यादा एक पार्टी को इन अ डे अगेंस्ट अ सिंगल बिल नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर पे किया एक पार्टी को इन अ सिंगल डे अगेंस्ट अ सिंगल बिल 10,000 से ज्यादा, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा पूरा का पूरा माइंडेड। 12,000 दिया तो 10,000 अलाउड नहीं होगा। आप कैश पेमेंट और बियरर मत करो, आपको एक्सपेंडिचर के रूप में उसको लेना है, आप ऑनलाइन पेमेंट करो, अकाउंट पे चेक से दो, डिमांड ड्राफ्ट दो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग करो, वो ठीक है, लेकिन कैश या बियरर चेक मत। अगर आप देते हो तो 100% वो जो आपने पे किया पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन भी रखा, अगर कोई काम कर रहा है, अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसको, फ्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स एंड कैरेज को, मतलब किसी से मैंने ट्रक भाड़े पे लिया, गाड़ी भाड़े पे लिया, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल भाड़े पे लिया, तो ये 10,000 की जगह लिमिट 35,000 हो। तो अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह, गुड्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह भाड़े पे ले रहे हो, गुड्स कैरेज, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, तो फिर आपने तो वो 10,000 का लिमिट हो जाएगा 35,000। 35,000 से ऊपर अगर आप पे करोगे तो पूरा का पूरा डिसअलाउ, 35,000 तक पे करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिंगल बात सिंपल ध्यान रखना, सिंगल बिल की बात हो रही है। अगर 2 डिफरेंट बिल है एट द सेम टाइम तो ये अलाउ, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। सिंगल बिल में आप पेमेंट कर रहे हो
तो ही होगा। और अगर मान लो मैं सिंगल बिल में थोड़ा पेमेंट कैश, थोड़ा पेमेंट चेक से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए सिंगल बिल के अगेंस्ट। क्लियर है मेरी बात? सिंगल बिल में 10,000 से कम पे करो कोई दिक्कत नहीं, 10,000 से ऊपर पे करो तो प्रॉब्लम। सर अकाउंट पे ही चेक से थोड़ा पेमेंट और थोड़ा कैश से करो, वही बात है। जो कैश से कर रहा हूँ वो 10,000 से कम होना चाहिए, बाकी सब नॉर्मल बात है। दो अलग अलग इंसान को करो कोई दिक्कत नहीं। सिंगल बिल, सिंगल डे, सिंगल पर्सन। अच्छा कहीं कहीं पर ये एक्सेप्शन रखा गया, कहाँ पे? पेमेंट मेड टू, सर आप आरबीआई को पे कर रहे हैं, आप कोई बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर सोसाइटी को पेमेंट कर रहे हैं, LIC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पेमेंट कर रहे हैं, इस केस में आप अगर 10,000 से ऊपर कैश पे भी करो तो भी अलाउड। व्हेन द पेमेंट इज मेड टू द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तो भी ठीक है। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू, फॉरेन में जो पेमेंट करते हैं बैंकिंग अरेंजमेंट के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। हम मेल कर रहे हैं, मेल और टेलीग्राफिक सिस्टम वो पुराना जमाने में होता था बैंकिंग से, अकाउंट से कटवाओ तो नॉर्मली बात बोल ही रहे ऊपर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पे कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। हम केवल बुक की एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। बुक एडजस्टमेंट जो होता है कि मैं एक आदमी से 10,000 25,000 रुपये पाता हूँ, वो भी मेरे से 12,000 पाता है, मैंने वो एडजस्ट कर दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कैश पेमेंट ही तो नहीं हुआ एक्चुअली। ये वाला पॉइंट काम करे। आप अगर किसी से परचेज कर रहे हो कि एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट प्रोडक्ट या एनिमल हस्बेंड्री का प्रोडक्ट, मतलब डेयरी, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक, फिश या फिश प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चर या एपीकल्चर, किसी कल्टीवेटर को पेमेंट कर रहा हूँ, जूट, कॉटन, ये सब के लिए, तो सर फार्मर को पे करते हो तो ये लिमिट नहीं है। या फिर कोई ऐसी जगह पेमेंट करो जहाँ बैंकिंग सिस्टम नहीं है, कोई विलेज टाउन में ऐसी जगह जहाँ बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो भी ठीक है। या फिर कोई कॉटेज इंडस्ट्री को पे कर रहा हूँ जहाँ पे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम होता है, इतना ही बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे कर रहा हूँ, चलेगा कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर भी। कोई एम्प्लॉय को पे कर रहा हूँ रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम पे वगैरह के नाम पे, तो 50,000 तक का लिमिट दिया गया। तो 3 जगह लिमिट आ गई, 10,000, 35,000, 50,000। कोई टेम्पररी वर्कर है मेरे यहाँ, 15 दिन का काम करता है बेचारा, 15 दिन से कम का पीरियड काम किया, नहीं कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 15 डेज और मोर, सॉरी, ऐसी कोई जगह काम कर रहा है जहाँ पे नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। किसी को मैंने कोई जंगल एरिया में काम के लिए भेजा है, या मान लो कोई बहुत ज़्यादा माइनिंग एरिया में काम के लिए भेजा है जहाँ प्रॉपर बैंकिंग सेटअप नहीं है, वहाँ पेमेंट कर दूँ एम्प्लॉय को, कोई दिक्कत नहीं है। 15 डेज से ज़्यादा वो ऐसी जगह काम कर रहा है तब, 15 दिन से कम कर रहा है ऐसी जगह काम तब नहीं। ऐसा कोई दिन पेमेंट करना है जिस दिन बैंक क्लोज है, और पेमेंट करना बहुत जरूरी है, हॉलीडे या स्ट्राइक चल रही है बैंक की, तो भी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है। मैं अपने एजेंट को पैसे दे रहा हूं और वो कैश ऑफ गुड्स के लिए पेमेंट करेगा। मनी चेंजर को दूं जिसका काम है डॉलर पाउंड कन्वर्ट करके देना, वहां अलाउड होगा, ये सब जगह अलाउड है। अब आया पेमेंट प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन मेड बाय एसएससी फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कोई भी टाइप का प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, कोई भी टाइप का प्रोविजन बना रहे हैं उसका कोई छूट नहीं है। प्रोविजन का कोई एक्सपेंडिचर के नाम से आप अलाउ नहीं कर सकते माइनस करना, ये कॉमन पॉइंट है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टेन कंट्रीब्यूशन नॉट डिडक्टेबल। No deduction shall be allowed in respect of any sum paid by the SSC to an employee towards setting up a formation of any contribution of any fund। हम कोई फंड वगैरह बना रहे हैं, कोई AOP BOI का, कोई एम्प्लॉय के लिए ट्रस्ट फंड, वो सब फंड में जो मैं पेमेंट जमा कर रहा हूँ वो डिडक्टेबल नहीं है। कोई सुपर एनुएशन फंड, ये सब में कोई पेमेंट कर रहा हूँ, हाँ सॉरी यहाँ पे एक्सेप्शन में बोला, अगर मैं कोई सुपर एनुएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, एनपीएस स्कीम जो लॉ बोलता है मेरे को बनाने के लिए,
वो पे करूंगा, वो अलाउड है। उसके अलावा मैं एम्प्लॉय के नाम पे कोई भी अगर फंड क्रिएट कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय जब रिटायर होगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउड नहीं है। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो अलाउड ऑन कैश बेसिस। अब यहाँ कैश बेसिस मतलब कैश पेमेंट नहीं, मनी पेमेंट का बात नहीं कर रहे, यहाँ बोल रहा है पेमेंट करेंगे तभी डिडक्शन अलाउड होगा, पे नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये नहीं बोला है कि आप कैश में पे करोगे तो बैंक से पे करो, लेकिन आप पे करोगे तभी छूट है, नहीं पे करोगे तो छूट नहीं। ओनली अलाउड इफ द पेमेंट हैज बीन मेड। कोई टैक्स का पेमेंट, कोई ड्यूटी का पेमेंट, कोई सेस का पेमेंट, कोई फीस का पेमेंट, कोई लॉ को अंडर एनी लॉ पेमेंट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे टैक्स तो अलाउड नहीं, अरे इनकम टैक्स अलाउड नहीं, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह वो सब तो अलाउड है। तो आप ऐसा कुछ भी पे कर रहे हो, पे करोगे तभी छूट मिलेगा। अभी पेमेंट करना बाकी है, 31 मार्च बीत गया, पे नहीं किए, छूट नहीं मिलेगा। सॉरी 31 मार्च, बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31 मार्च नहीं। अगर आपका 31 जुलाई लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग का तो 31 जुलाई, और 31 अक्टूबर है तो 31 अक्टूबर। अगर मैं कोई एम्प्लॉय को कमीशन या बोनस पे कर रहा हूँ तो जब तक पे नहीं करूँगा तब तक छूट नहीं मिलेगा। अगर विदिन रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग पे कर देता हूँ तो माइनस कर लो, नेक्स्ट ईयर पे करूँगा रिटर्न फाइलिंग के बाद तो नेक्स्ट ईयर माइनस कर लो। गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही आपको माइनस नहीं करने देंगे, बट पे करोगे तभी माइनस करने देंगे, जब पे करोगे तब माइनस। कोई भी टाइप का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, कोई भी टाइप का इंटरेस्ट पेमेंट, सब पे यही रूल है। तो इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, बोनस कमीशन पेएबल हो गया, कोई ड्यूटी टैक्स फीस का पेमेंट हो गया। एम्प्लॉयर इन ल्यू ऑफ एनी लीव एनकैशमेंट जो बोलते हैं, एम्प्लॉय वाला जो लीव एनकैशमेंट, अगर आपको कोई बॉस दे रहा है, जब पे करोगे तभी कंपनी को छूट करने मिलेगी। पीएफ का पैसा, सुपरएनुएशन फंड का पैसा, ये फंड जो गवर्नमेंट के कंपलसरी फंड है, उनमें जब तक फंड में पैसा डालोगे नहीं तब तक माइनस करने नहीं देंगे। कोई रेलवे का एसेट का यूज के लिए, अगर आप रेलवे से कोई एसेट भाड़े पे ले रहे हो तो जब तक रेलवे को पे नहीं करोगे तब तक वो माइनस करने नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक बात बोला ना कि रिटर्न फाइलिंग के पहले पे, तो रिटर्न फाइलिंग का डेट हमने लिखा है। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होता है तो आपको 31 अक्टूबर है, अगर ऑडिट नहीं होता है तो 31 जुलाई है। इनमें और ज़्यादा पढ़ने लायक पॉइंट नहीं, जैसे एक बार हल्का फुल्का गो थ्रू कर सकते हो। डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टैक्स एज बिजनेस इनकम। आपने कोई डिडक्शन लिया था जो बाद में रिकवर हो गया, तो जिस साल रिकवर होगा उस साल टैक्स है। बैलेंसिंग चार्ज हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में इस चैप्टर के, तो उसका प्रॉफिट भी प्रॉफिट माना जाएगा, डीम्ड प्रॉफिट। कोई एसेट बेचा है, साइंटिफिक रिसर्च में एसेट खरीदा था, फुल डिडक्शन क्लेम का लिया था और अब वो एसेट बेच दिया तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा वापस। कोई बेड डेप्ट था, रिकवरी हो गया, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा अगर वो उस साल अलाउड हुआ था डिडक्शन के रूप में। उस साल अलाउड ही नहीं हुआ था तब फिर कोई दिक्कत नहीं, जिस साल आपने बेड डेप्ट क्लेम किया था। कोई स्पेशल रिजर्व में पैसा डाला था, उसको विड्रॉ कर लिया टाइम से पहले। कोई बिजनेस अब डिसकंटिन्यू हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो गया था 3-4 साल पहले मान लो, अब उसका कोई पैसा रिकवरी हुआ है तो टैक्सेबल होगा बिल्कुल। मोटा मोटी यही पढ़ने लायक है यहाँ पे। आगे आता है बुक्स ऑफ अकाउंट किसको किसको मेंटेन करना। तो यहाँ बोला जा रहा है अगर कोई पर्सन है जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन करता है, तो अगर उसका ग्रॉस रिसिप्ट, प्रोफेशन में ना टर्नओवर नहीं होता, प्रोफेशन में रिसिप्ट होता है, बात एक ही हो गया, सेल ऑफ सर्विस। अगर वो 1.5 लाख क्रॉस कर रहा है लास्ट 3 साल में लगातार, और अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, नया बिजनेस है, तो पिछले साल में अगर 1.5 लाख आपका ग्रॉस रिसिप्ट क्रॉस किया है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, जो आपको रूल 6F में बोला है, जो आगे पढ़ेंगे। अगर आपका 1.5 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है पिछले 3 साल में, तो आपको मेंटेनेंस, या फिर आपका पहली बार बिजनेस है और पिछला साल या आपने एक ही साल बिजनेस किया, आपका ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख क्रॉस नहीं किया, तो मेंटेन सच बुक्स ऑन अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी एनेबल्ड ए, जो आपको एओ बोले वो बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आपका 1.5 लाख क्रॉस कर रहा है तो 6F में जो बुक्स लिखा है वो मेंटेन करना पड़ेगा। क्रॉस नहीं कर रहा है तो आपको जो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा वो बुक्स मेंटेन करना। अब बोला कोई आदमी अगर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहा है, मतलब उसके अलावा कुछ भी कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट फ्रॉम द सच बिजनेस, प्रॉफिट बोला इस बार ग्रॉस रिसिप्ट नहीं,
1,20,000 क्रॉस कर रहा है अगर, और इंडिविजुअल एचयूएफ पे तो 2.5 लाख क्रॉस कर रहा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। अगर प्रॉफिट क्रॉस कर रहा हो, या फिर उसका टोटल सेल या ग्रॉस रिसीव 10 लाख क्रॉस कर रहा है और इंडिविजुअल एचयूएफ तो 25 लाख क्रॉस कर रहा है। तो स्पेसिफाइड के लिए 1.5 लाख, नॉन स्पेसिफाइड के लिए प्रॉफिट 1,20,000 या 2.5 लाख, या फिर टर्नओवर 10 लाख या 25 लाख इन लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर। और फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं तो यही अमाउंट जिस साल पहली बार बिजनेस कर रहे हैं उस साल क्रॉस कर रहे हैं। तो जो आपको असिस्टिंग ऑफिसर बता रहा है वो बुक्स मेंटेन करना है। और अगर ये लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा लास्ट 3 साल में तो नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये रूल 6F वाली बुक्स क्या है? अच्छा, इसका लिमिट अलग है। ये आप 44 AE, BB, BBB इन सब में काम करते हो, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर भी जो आपको एओ बता रहा है वो बुक्स मेंटेन करना है। 44 AD अगर आप पे एप्लीकेबल है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन का मतलब यहाँ बताया लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कोई भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल, टेक्निकल प्रोफेशनल, इंटीरियर डेकोरेटर, IT का बिजनेस, कंपनी सेक्रेटरी या फिर ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का काम, या फिल्म आर्टिस्ट या अन्य अदर प्रोफेशन नोटिफाइड बाय बोर्ड। 6F में कौन कौन सी बुक लिखी है? कैश बुक, जर्नल, लेजर, सारा मशीन बिल्ड का जो भी 25 रुपए से ज़्यादा का बिल है उसका कार्बन कॉपी, और कहीं कहीं पे अगर आपका 50 रुपए से ज़्यादा का बिलिंग है तो ओरिजिनल कॉपी। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हो तो डेली कैश रजिस्टर, और अगर दवाई वाई भी देते हो तो स्टॉक का रजिस्टर। ये रूल 6F में लिखा है आपको ये बुक्स मेंटेन करनी। कितने साल तक? 6 ईयर्स तक। उसके बाद आप उसको हटा सकते। और अगर आप फेल कर गए अप्लाई करने में तो आपको 25,000 तक का फाइन है। अब आता है किनको किनको ऑडिट कराना जरूरी है। टैक्स ऑडिट। तो फॉलोइंग एसएससीज आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टू फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली ऑडिट रिपोर्ट। अगर कोई एसएससी कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, कंडीशन क्या रखा? अगर उसका टोटल सेल या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव जो बोलते हो आप वो अगर 1 करोड़ पार कर रहे हैं तो। एक्सेप्शन क्या बोला? अगर वो 44 AD में खुद को रख रहे हैं और वो अपना प्रॉफिट 44 AD में डिक्लेयर करे, जो आगे पढ़ेंगे अभी 5 मिनट में, तो उसको एग्जम्पशन है। या फिर उसका 44 AD में बोल कर रहा है एंड या फिर नहीं एंड उसका टोटल सेल टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से कम और खुद को 44 AD में रखने को तैयार है। 2 करोड़ से कम टर्नओवर है और वो खुद को 44 AD में रखने को तैयार है तो उसको ऑडिट का जरूरत नहीं है। देन प्रोविजन ऑफ टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। सेकेंड एक्सेप्शन क्या बोला? या फिर फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड दैट हायर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 करोड़ सेल भी एप्लीकेबल टू अ पर्सन। ये 2 करोड़ की जगह 10 करोड़ भी हो सकता है अगर उसका टोटल सेल टर्नओवर जो है उसका 5% से कम कैश में पैसा आता है और उसका टोटल पेमेंट भी जो हो रहा है उसका 5% से कम कैश में पेमेंट होती है। मतलब बैंकिंग के थ्रू करो तो तुम्हारे लिए 2 करोड़ का लिमिट 10 करोड़ भी हो सकता है। तो तुम 44 AD में अपने आप को डिक्लेयर कर लो और ऑडिट से बच जाओ। तो टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज़्यादा, नटशेल में पढ़ें इसको, टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है ऑडिट कराना ही होगा। टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और तुम खुद को 44 AD में कवर करने को तैयार हो तो नहीं कराना होगा ऑडिट। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ और ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो भी नॉट एप्लीकेबल। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ बट एक्सीड 1 करोड़ एंड एफोर्सेड कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड तो भी ऑडिट कराना पड़ेगा, एप्लीकेबल। ये तो था बिजनेस वालों के लिए। अगर कोई प्रोफेशन कर रहा है तो वही डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS, तो उसका ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो उसको ऑडिट जरूरी है, वरना नहीं। अगर SSC 44 AE BB BBB में कवर्ड है, जो आगे पढ़ने वाले हैं अभी 5 मिनट में, SSC has claimed that his income from such business is lower than the deemed income। ऊपर वाले कंडीशन के हिसाब से अगर यहाँ पे तीनों में आपको एक इनकम का लिमिट बताया, पढ़ेंगे 2 मिनट के अंदर 44 AE BB BBB। अगर आप उस जो इंटरनल सेक्शन में जो लिमिट बताया आप अगर उससे कम
इनकम का क्लेम कर रहे हो तो आपको ऑडिट कराना होगा। लेकिन इनमें जो लिमिट बताया, अगर आप उससे ज़्यादा इनकम, आप उतना इनकम मानने को तैयार हो अपना, तो फिर आपको ऑडिट करने का जरूरत नहीं। या फिर SSC 44 ADA में कवर्ड है। तो देखो क्या क्या सेक्शन अब आगे आगे पढ़ने हैं, AE, BB, BBB, AD, ADA। तो ये AD और ADA वाले लोग को प्रेजेंटिव इनकम कहा जाता है। मतलब जहाँ ये लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते, मेरा लिमिट 1 करोड़ से कम है, या 1 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ से कम है, या 10 करोड़ से भी कम है, लेकिन बोले 2 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है तुम ऑडिट मत करो। लेकिन हम जितना इनकम बता रहे उतना इनकम मान लो अपने सेल का, फिर उसमें खर्चा वर्चा का बात मत कर। लेकिन तुम बोलते हो नहीं मेरा इनकम तो उतना नहीं हो रहा जितना परसेंटेज आप बता रहे, तो फिर भैया ऑडिट करा लो, और कोई ऑप्शन नहीं। सर आप अगर लिमिट में आते हो और ऑडिट नहीं कराते हो तो आपके टर्नओवर का 0.5% या 1.5 लाख, विचएवर इज लोअर, आपको पेनल्टी लगेगी। अब आते हैं एक एक करके सेक्शन